जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 12 और इस वीडियो में आप सबके लिए लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तक कराने वाले हैं जो कि सेट 2 है प्यारे बच्चों। जो कि सेट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहां से आप जाके सेट 1 को अच्छे से देख सकते हैं। और अगर आप 1 से लेके 10 तक सेट को अच्छे से देख लेते हैं और सभी सेट को अच्छे से याद कर लेते हैं और अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90% या 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि ये जो हिस्ट्री का ऐसे MVBI लघु एवं दीर्घ यानी शॉर्ट और लॉन्ग सब्जेक्टिव कराएंगे जिससे पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा के नंबर ला सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप आगे का सेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हाई लिख के भेजना है। उसके बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, उसके बाद वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा खास है और आपको पता है प्यारे बच्चों, सेट 1 में हम आपको अच्छे तरह से समझाए थे और उसमें आपका बहुत ही अच्छा खासा प्यार मिला था और आपने बोला था कि सर सेट 2 लाइए जल्दी। तो आप सबके कहने पे हम क्या क्या है फटाक दौर बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लिए हैं और जल्दी आपके लिए सेट 2 ला दिए हैं। जिसमें ये पहला नंबर प्रश्न आपके सामने क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों? बिल्कुल सर, पहला नंबर में कहा जा रहा है कि अकबरनामा क्या है। अकबरनामा क्या है, सबसे पहले समझिए। अकबरनामा जो है सर, ये कितने भागों में बटा है? 3 भागों में है। इसके रचयिता कौन है सर? अब्दुल फजल है। ठीक है, अब इसके बारे में हम उत्तर समझते हैं। तो कह रहा कि अकबरनामा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अकबर की कहानी, इसके बारे में कहानी है प्यारे बच्चों अकबर की। बाबरनामा यानी बाबर की कहानी, हुमायूंनामा हुमायूं की कहानी, अकबरनामा यानी अकबर की कहानी, जिसकी रचना कवि अब्दुल फजल ने किया है। कौन किया है प्यारे बच्चों? अब्दुल फजल के द्वारा किया गया है, जो कि वेरी वेरी पॉइंट है। आप कमेंट कीजिए फटाफट, इसके द्वारा किया गया है। जो कि पूछा जाता है, इस पुस्तक के माध्यम से अकबर के जन्म से पहले और अकबर के शासन काल तक का इतिहास काल तक का पता चलता है। इसके तीसरे खंड को आईन अकबरी कहते हैं, जो कि ये कितने भागों बटा है? टोटल ये 5 भागों बटा हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अकबरनामा कितने भागों बटा हुआ है प्यारे बच्चों? 3 भागों में। और इससे तीसरे खंड को हम क्या कहते हैं? आईने अकबरी कहते हैं। जो कि ये किसके बारे में है? तो अकबर की कहानी के बारे में, यानी कि अकबर का जन्म कैसे हुआ था, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अकबर के पिता कौन है, अकबर के माँ कौन है, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं, तीर्थ यात्रा वगैरह हो गया, जजिया कर हो गया, इन सब के बारे में क्या किया गया है? अकबरनामा में लिखा गया है सर। ठीक है, उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब अगला प्रश्न लिखते हैं, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI कह सकते हैं। तो हरा कि गौपुरम क्या है सर? सबसे पहले किससे संबंधित है? विजयनगर, जिसकी स्थापना कब हुई थी सर? 1336 में हुई थी। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। और इन्हीं से ये संबंधित है गौपुरम। ये गौपुरम क्या है, गौपुरम के बारे में आप क्या जानते हैं, गौपुरम से आप क्या समझते हैं, इसी न किसी तरह से प्रश्न पूछेगा, आप उत्तर लिखिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। आप उत्तर में लिखिएगा कि गौपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहते हैं। गौपुरम का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? मंदिर के प्रवेश द्वार को कहते हैं। विजयनगर के शासकों ने अपनी विजय या अन्य उपलब्धियों के अवसर पर बड़े बड़े मंदिर का निर्माण कराया तथा अपनी ताकत को दिखाने के लिए मंदिर के प्रवेश द्वार को ऊंचा ऊंचा बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? गौपुरम कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं। देखिए, ये विजयनगर के जो शासक है जिन्होंने 1336 में दिल्ली सल्तनत से अलग होकर इसकी स्थापना की थी। इसके संस्थापक जो है हरिहर और बुक्का है, ये दोनों के दोनों भाई है, जो कि आपको भली भांति पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि अपनी ताकत को दिखाने के लिए, नहीं कहते कि हम अमीर है तो ये दिखाएंगे, हमारे पास ये है, कपड़ा सूट वूट झाड़ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगते हैं। तो उसी तरह से जो विजयनगर के जो शासक थे या कह सकते हैं राजा वगैरह जो हुआ करते थे, वो बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करते थे अपनी ताकत दिखाने के लिए। और ये जो मंदिर के प्रवेश द्वार होते थे बहुत ऊंचा ऊंचा होता था सर। क्या होता था? बहुत ऊंचा ऊंचा, जिसे ही हम क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न खैर कह सकते हैं जितना बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं
हड़प्पा सभ्यता से आपके रिलेटेड 100% प्रश्न आते ही आते हैं हर बार, कम से कम सब्जेक्टिव में 6-7 नंबर या 8 नंबर प्लस मान लीजिए, क्योंकि एक 5 नंबरी रहता है और दो नंबरी रहता है। ठीक है, आप उत्तर में क्या देखिए, पहले क्या करा है प्रश्न को, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए सर, हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी और इस लिपि को पढ़ने में विद्वान जो थे असमर्थ थे। इसकी लिपि जो है बहुत ही अलग तरीका से लिखा जाता था और इसकी लिपि को पढ़ने में क्या विद्वान सफल हुए नहीं सर। तो यही उत्तर में लिख दीजिएगा। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था, सही बात है सर। हम भी है, अगर हम मान लेते हैं हम क्या है आधुनिक युग के हैं और ये जो है कांस्य युग के थे, तो इन सबको भी लिपि का ज्ञान था, जिसे वे चित्रों मतलब क्या होता है पेंटिंग या चिन्हों द्वारा दर्शाते थे। मान लेते हैं आज हम घोड़ा का चिन्ह पाड़ देंगे, तो क्या आने वाले 10 साल या 20 साल या 100 साल बाद क्या हमारा इस चित्र को पहचान पाएंगे कि घोड़ा में क्या क्या लिखा हुआ है। तो उसी तरह से जो है हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे सर, वो चित्रों या चिन्हों द्वारा दर्शाते थे, यानी पेंटिंग के माध्यम से। अर्थात हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, उसे फील करने वाला जैसा था, एक टाइप का कह सकते हैं, उसको समझने वाला अलग तरीका से था। इनके लिपि में 64 मूल चिन्ह थे और 400 कुल वर्णों की संख्या है तथा इसके लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। कहां से कहां लिखा जाता है सर, दाएं से, यानी कि दाहिना हाथ से लेके बायां साइड में, जिसे हम कहते हैं उर्दू में जिस टाइप से हम लिखते हैं उससे, यानी कि इस साइड से सर। और हमारे जो हिंदी हिंदी में जैसे होता है तो हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कुंदन, अगर हम ऐसे लिखते हैं कुंदन। और अगर उर्दू में बात करो तो ऐसे लिखा हो सकता है, मुझे पता नहीं, कुंदन ऐसे हो जाएगा उर्दू में। ठीक है, मतलब कि दाहिने साइड से स्टार्ट होता है, लिखा जाता है। अभी तक विद्वानों ने इस लिपि को पढ़ने में क्या है प्यारे बच्चों, असमर्थ है, यानी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको विद्वानों को पढ़ने में क्या हुआ है, अभी तक असमर्थ ही है। ठीक है, उम्मीद है ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, देखिए सबसे अगर अच्छा खासा आपको टारगेट अच्छा नंबर लाना है बाबू, 400 किसी का टारगेट रहता है, किसी का 450 रहता है, 400 450 रहता है, किसी का 380 है, किसी का 350 टारगेट है। जो भी टारगेट अचीव करना है और उसमें अगर आपका सब्जेक्टिव ठीक नहीं है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं बन सकते हैं। ये आप बिहार बोर्ड की तरफ से लिख के ले लीजिए, या किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं ये आप लिख के लीजिए कि जब तक आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं है तब तक आप अच्छा खासा नंबर ला नहीं सकते हैं। ठीक है, हम भी, हमारा भी तो था प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा खासा नंबर आया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने भी सब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, तभी जाके हमारा जो है अच्छा खासा नंबर आया है। ठीक है, 4 नंबर में क्या कर रहा है कि आइन ए अकबरी क्या है सर, आइन ए अकबरी क्या है। उत्तर में क्या है कह रहे हैं बच्चों, आइन ए अकबरी जिसका अर्थ होता है अकबर का कानून। क्या है प्यारे बच्चों, अकबर के कानून के बारे में बताया गया है। यह अकबरनामा का तीसरा भाग है। देखिए अकबरनामा कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, और ये जो आइन अकबरी है ये तीसरा भाग ही है। और ये आइन अकबरी कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। देखिए आगे चलिए, इसकी रचना अब्दुल फजल, ये क्या थे, राइटर से थे सब, ने फारसी भाषा में किया है। इस अकबर कालीन इतिहास की आत्मा कहा जाता है। ये जो है आइन अकबरी जो है, आइन अकबरी वो अकबर कालीन इतिहास की क्या कहा जाता है, आत्मा, यानी नहीं होता है कि ये आत्मा निकल गया तो खत्म, तो उसी तरह से ये आइन अकबरी जो है ना अकबर के लिए आत्मा है। राइट, इसके 5 भाग है प्यारे, जो क्या है 5 भाग है, जो कि हम अभी बोले हैं। ठीक है, प्रथम भागों में शाही घराने के प्रभुत्व विभागों का वर्णन, यानी कि बड़े बड़े जो घर होते हैं या राजा महाराजा हो गया या अकबर हो गए उनके बारे में बताया गया है। दूसरे विभाग में सैन्य व्यवस्था का वर्णन है। दूसरे व्यवस्था में क्या है, सैन्य, यानी कि सैनिकों के बारे में, कि मान सिंह हो गया, ये सब सैनिक थे उनके, तो उनके बारे में बताया गया है। तीसरे भाग में कृषि और भू राजस्व, जो कि टोडरमल वगैरह जो थे वो भू राजस्व व्यवस्था के क्या थे, अथी वगैरह काम करते थे। तथा चौथे भाग में हिंदुओं के पर्व त्योहार, ग्रह नक्षत्र, तथा 5वें विभाग में अकबर की सूक्ति व अब्दुल फजल का जीवन चरित्र है। देखिए अब्दुल फजल जो कि ये राइटर है सर, क्या है, राइटर है, बहुत ही शातिर है। और ये आइन अकबरी जो कि टोटल 5 भागों में लिखा गया है, उसमें सब चीज, सबसे पहले तो शाही घराने यानी कि अकबर के बारे में, दूसरा में सैन्य व्यवस्था, तीसरा में जो है कृषि हो गया, और चौथा में जो गया हिंदुओं के पर्व के बारे में, और 5वां में जो है ना सूक्ति और अपने बारे में लिख दिया। बड़ी तेज था ये अब्दुल फजल,
लास्ट में सोचा कि चलो हम अपने बारे में भी कुछ लिख देते हैं। लास्ट पेज में जो है अब्दुल फैजल के बारे में लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उम्मीद है ये भी प्रश्न बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक बार कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न तो आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्या है? 100% इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसे याद करिएगा। 5 नंबर में क्या करा है कि अकबर के नौरत्न का नाम लिखे। अकबर के नौरत्न का नाम लिखे, तो उत्तर में लिखेगा कि अकबर पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। देखिए कितना महान व्यक्ति है ये अकबर जो है प्यारे बच्चों, पढ़ा लिखा न होने के बावजूद कला एवं साहित्य, कला मतलब समझते हैं आर्ट, और साहित्य लिटरेचर का महान संरक्षक था। वो बहुत ही सब समझता था कि ये सबका महत्व देना बहुत ही ज्यादा है, और उन्होंने महत्व दिया। अकबर के दरबार में विभिन्न विद्याओं के विशेषज्ञ रहते थे, जिन्हें नौरत्न कहा जाता था। नौरत्न इस प्रकार है, मतलब कि जो है अकबर है प्यारे बच्चों, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, कला जो कि आर्ट होता है और साहित्य यानी लिटरेचर, उन पे उन्होंने कहा कि नहीं, इसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए, और उसको तेजी से बढ़ावा भी दिया, और साथ ही साथ उसमें पैसा वगैरह सब चीज दिया। और उसके साथ साथ जो है विद्याओं के विशेषज्ञ रहते थे, किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। और ये नौरत्न जो है पैरोचो इस प्रकार है, जो कि पहला जो है पैरोचो, पहला का नाम देखिए, अब्दुल रहीम खान एक खाना, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल फजल जो कि एक राइटर है, फौजी, फैजी होगा यहाँ पर, फैजी होगा, तानसेन जो कि क्या कर सकते हैं, संगीतज्ञ के बहुत बड़े महान अतिथि थे, राजा मान सिंह जो कि युद्ध वगैरह में लड़ने वाले यही थे, और इसी को जिताने वाला जो है, अकबर के जिताने वाला यही राजा मानसिंह है, जो कि राजपूत थे। ठीक है, राजा टोडरमल जो कि भू राजस्व व्यवस्था के सब चीज कार्य वगैरह करते हैं, बीरबल जो कि आपने सुना होगा कभी ना कभी कहानी अकबर और बीरबल की, जो कि खिचड़ी वगैरह वाले में सुने होंगे। ये सभी 9 रत्न है। ठीक है, ये जरूर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 5 नंबर का प्रश्न है बाबू, कितना? 5 नंबर का। उम्मीद है कि ये प्रश्न आप जरूर अच्छे से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा पेरचो, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए 6ठा नंबर में कह रहा है कि अलबरूनी द्वारा बताई गई महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाले। अलबरूनी द्वारा बताई गई महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाले। सबसे पहले अलबरूनी भारत कब आया था सर? 11वीं शताब्दी में। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम क्या है? किताब उल हिंद है सर। क्या है? किताब उल हिंद है। उसमें क्या किया गया है? महिलाओं की स्थिति, साथ ही साथ भारत में जो महिलाओं के प्रति किस तरह से आदर सम्मान, किस तरह से बात चर्चा होती है, उसके बारे में लिखा गया है। आप उत्तर में लिखिएगा कि अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आने वाला विदेशी यात्री था। क्या था प्यारे बच्चों? अलबरूनी जो है 11वीं सदी में भारत आने वाला विदेशी यात्री था। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत किताब उल हिंद में महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया है। क्या किया है प्यारे बच्चों? किताब उल हिंद में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी है। वो किस शताब्दी में आए थे? 11वीं शताब्दी में आए थे। और उसमें उन्होंने क्या किया? महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया है, तथा बताया कि बाल विवाह का प्रचलन था। ये जो किताब उल हिंद जो पुस्तक है सर, इसमें बताया गया है कि बाल विवाह यानी कि 14 वर्ष, 10 साल, 12 साल की एज में क्या कर दिया जाता था? शादी कर दिया जाता था। ये प्रथा जो है प्रचलित था। सती प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी। बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन था। बहुपत्नी प्रथा यानी एक से ज्यादा पत्नी रखने की प्रथा थी। देवदासी प्रथा तथा वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति जो है अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी भी थोड़ा मोड़ा इतना अच्छा नहीं है प्यारे बच्चों, जो कह सकते हैं अभी भी जो है ना माइंड सेट किसी किसी का जो है बहुत ही खराब है, अगर देखा जाए, अपेक्षा किया जाए तो। ठीक है, तो इस टाइप से आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 7 नंबर में क्या है कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन कौन था? सर फ्रांसीसी बुकानन जो था वो फ्रांस का ही रहने वाला था, और ये भी एक यात्री ही था। चलिए उत्तर देखते हैं। फ्रांसीसी बुकानन 1794 में भारत की यात्रा पर आने वाला एक चिकित्सक था सर। क्या था? चिकित्सक, यानी कि जो कह सकते हैं
डॉक्टर टाइप का होता है वो है सर, ठीक है। उन्होंने अपनी कोलकाता प्रवास के दौरान अलीपुर में एक चिड़ियाघर की स्थापना की है। इन्होंने बंगाल सरकार के अनुरोध पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार वाली भूमि का सर्वेक्षण किया तथा 1815 में बीमारी के कारण अपने स्वदेश वापस लौट गए। इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि जानते हैं 5वीं शताब्दी 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना वगैरह हुई थी। इसके बाद जो है उन्होंने इसके बारे में जो है सर्वेक्षण वगैरह किया, यानी जांच पड़ताल किया। बाद में जब जो है फ्रांसीसी बुकानन जब बीमार पड़ गए तो 1815 में वो बीमारी के कारण क्या हुआ, पहले जो स्वदेश अपने देश लौट गए, ठीक है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जरूर आप याद कर लीजिएगा। चलिए पहले बच्चों एक फिर से रिक्वेस्ट है, आप सब तो लाइक करना भूल जाते हैं, हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है तभी आप लाइक करते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही नहीं हम्बल रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा विनती है, इतना मेहनत करते हैं उसका विनती कर रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, लाइक करिए इस वीडियो को ताकि और वीडियो फटाक दौड़ आ जाएगा। और इस तरह से हम समझा रहे हैं, उम्मीद है आपको समझ में भी अच्छा आ रहा होगा। तो विनती है कि यार कृपया करके आप सब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आठवां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सातवाहन कौन थे, सातवाहन के बारे में क्या जानते हैं, सातवाहन प्रथा के बारे में क्या, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो उत्तर में लिखेगा सातवाहन दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इस राजवंश का समय 230 ईसा पूर्व से दूसरी सदी तक थी। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान में थी जो अभी महाराष्ट्र में है सर। किसकी, ये जो है किसकी, सातवाहन के, ठीक है। प्रतिष्ठान जो अभी कहाँ है पैरोचो, महाराष्ट्र में है। यह मृत शतात्मक वंश था। इस वंश के शासकों ने अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम जोड़ते हैं, इसीलिए इसे सातवाहन कहते हैं। अब देखिए इसका नाम कैसे सातवाहन पड़ा, इसके बारे में समझिए। देखिए इस वंश के जो लोग होते थे, यानी कि जैसे मेरा नाम हो गया कुंदन, ठीक है, कुंदन हो गया, या हम अपना नाम ना लेके किसी और का नाम ले लेते, जैसे राजू, ठीक है, क्या नाम लेते हैं सर, राजू। और राजू के माँ का नाम है सुनैना, क्या है, सुनैना, सुनैना है ना। तो यहाँ पर जो होगा सुनैना राजू, इसी प्रकार का, आई थिंक मुझे लगता है इसी प्रकार का होना चाहिए, वो नाम होता था। यानी पहले अपनी माता का नाम जोड़ते, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सातवाहन कहते हैं पैरोचो। सातवाहन कहाँ के रहने वाले थे, दक्षिण कहाँ के है, दक्षिण क्या है पैरोचो, कहाँ का है सातवाहन, देखिए अभी आपको दिखाए थे ना, दक्षिण भारत के हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो कि ये माउंटबेटन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वाला प्रश्न आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर है कि माउंटबेटन योजना क्या है सर। तो आप उत्तर में लिखिएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो 24 मार्च 1947 को वायसराय बनकर आए थे। कब आए थे पैरोचो, 24 मार्च 1947 को वायसराय बनकर आए तथा भारतीय समस्या के समाधान व भारत की सत्ता को भारतीयों के हाथों में सौंपने के लिए 3 जून 1947 को एक योजना पेश किया जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसी योजना के आधार पर भारत को विभाजन हुआ तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। ये जो माउंटबेटन योजना देख रहे हैं, इसी के तहत जो है पैरोचो पाकिस्तान और भारत जो है अलग अलग देश बना था सर। अगर ये माउंटबेटन, और ये किसके द्वारा भेजा गया था, ये लॉर्ड नहीं चर्चिल के द्वारा, चर्चिल के द्वारा भेजा गया था कि इसको इसी का क्या था, क्योंकि चर्चिल को यहाँ से बेलगा दिया गया था भारत से उस समय। तो ये जो है ना लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो कि 24 मार्च 1947 को क्या हुआ, वायसराय बनकर भारत आया था। कौन आया था, लॉर्ड माउंटबेटन, ये नाम है प्यारे बच्चों, ठीक है। आए थे भारतीय समस्या को भारतीय समस्या के समाधान व भारत की सत्ता को भारतीयों के हाथों में सौंपने आए थे। क्या हुआ, 3 जून 1947 को एक योजना पेश किया गया जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसी योजना के आधार पर क्या क्या भारत को और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया। जहां पाकिस्तान को जो है पैरोचो 14 अगस्त 1947 को आजादी मिली, वहीं भारत को जो है 15 अगस्त 1947 को क्या हुई, आजादी मिल गई। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से एक प्रश्न है, गिना चुना प्रश्न है, जरूर इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न जो है 25 नंबरी है और ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जरूर आप इसे याद कर ही लीजिएगा। कहिएगा सर हर प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछवे क्या है का, नहीं रे बबुआ, इसमें से बहुते प्रश्न जो है ना, अधिकतर प्रश्न अगर जो नहीं विश्वास हो तो क्वेश्चन बैंक खोल लो,
और उसमें तुम 2010 का या 2011 से मिलाना 2024 तक, ठीक है। उसमें लगातार तुमको कम से कम अगर अशोक से रिलेटेड जो है ना, कम से कम 3-4 गो प्रश्न पूछा होगा। और आपको तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ अगर अशोक दे दिया है या धम दे दिया है, इतना नंबर लिख दीजिएगा, वो 5 नंबर दे देगा। क्योंकि बोर्ड वाला जो होता है ना, वो छोटा सा क्लू होता है। अगर छोटा सा क्लू मिल गया, राइट आंसर दे दिया, हिस्ट्री है, कोई दूसरा मजाक वाला सब्जेक्ट नहीं, केमिस्ट्री नहीं है कि चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। आप उत्तर में लिखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले अशोक के धम से आप क्या समझते हैं? सर धम, सबसे पहले ये जो है इसके बारे में थोड़ा समझिए। पहले क्या हुआ? कलिंग युद्ध हुआ। क्या हुआ सर? सॉरी, कलिंग युद्ध हुआ, जो कि कब हुआ सर? 261 ईसा पूर्व में। इन्होंने क्या किया? अस्त्र या शस्त्र हम कह सकते हैं, इसका बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों चलता था। किसका? अशोक था। लेकिन जब इन्होंने रियलाइज किया कि हम जो है हत्या कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ये उसको बहुत ही गिल्टी फील होने लगा। तब उन्होंने शस्त्र के स्थान पर उन्होंने क्या किया? धम्म को अपनाया। और धम्म में कौन था? गौतम बुद्ध। क्या थे प्यारे बच्चों? गौतम बुद्ध, जो कि धार्मिक ग्रंथ उन्होंने अपना लिया, एक तरह से कह सकते हैं। उत्तर में लिखेगा कि अशोक विश्व इतिहास में जितना चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रसिद्ध नहीं हुआ। क्या हुआ प्यारे बच्चों? विश्व इतिहास में वो मारपीट करने में, इन सब में प्रसिद्ध नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा इतिहास में अपने धम्म के लिए क्या हुआ प्यारे बच्चों? प्रसिद्ध हुआ। धम्म के लिए कौन? ये गौतम बुद्ध के प्रचार के लिए प्रसिद्ध हुआ। वास्तव में अशोक का बौद्ध धर्म, जैन धर्म या वैष्णव धर्म नहीं था, बल्कि यह सभी धर्मों की अच्छी बातों का निचोड़ रखता था। कौन? अशोक। कि चलो बौद्ध धर्म में अच्छी बात है तो इसको ले लेते हैं, जैन धर्म में अच्छी बातें हैं तो ये ले लेते हैं। जैसे हम कैसे कहते हैं कि इस्लाम धर्म में कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हमें लेना चाहिए हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म के कुछ ऐसी प्रथा है जो कि इस्लाम धर्म को अपनाना चाहिए। और ये दोनों धर्म को अगर मिला के अगर एक अलग धर्म बनाया जाए तो ये बवाल धर्म निकल सकता है जो कि कह सकते हैं वाकई में अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें इस्लाम धर्म में देखते हैं प्रथा वगैरह जो होती है, मुंह ढकने का प्रथा, वो हमें बेस्ट लगता है। इससे क्या होता है? जागरूकता, जो कि शारीरिक रूप में किसी के भावनाओं में नहीं आए, जो कि बाहर आप देखते हैं वो वाला बात बोल रहे हैं। खैर इस पे ज्यादा विचार ना करे तो अच्छा है। जिसकी जानकारी हमें अशोक के 7वें अभिलेख से मिलती है। अशोक के धम इस प्रकार है। अशोक के जो धम है पैरोचो, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला धम जो है कौन कौन है? देखिए, पहला में कहा गया है कि प्राणियों की हत्या न करना। उन्होंने द्वारा बोला गया है कि जो आप प्राणी वगैरह हो गया, या आप बैल हो गया, बकरी हो गया, या जो भी चीज आप लेते हैं, या सुअर, जो भी चीज लेते हैं, उसकी हत्या नहीं करना। पहला पॉइंट है। दूसरा में माता पिता की सेवा करना। सर माता पिता, जो कि आप जानते हैं वो जन्म दिया है आपको, उसकी सेवा करना वृद्धावस्था में। बुजुर्गों की सेवा करना या बुजुर्गों की इज्जत करना, जो कि देखते हैं जब बूढ़ा हो जाता है तो बहुत ही खोजने लगता है। क्या होता है? खोजने लगता है, वो चिड़चिड़ाहट होने लगता है, तो वो कुछ भी बोलता है तो उसका हम सब क्या करते हैं? मजाक बनाने लगते हैं, तो वो नहीं करना। अगला में चाहे गुरुजनों की इज्जत करना। गुरुजन जो कि जो कुछ आपको पढ़ाया हुआ है उसको क्या करना है? इज्जत करना है। अगला पॉइंट है कम खर्च करना। जो आपके पास पैसा है, अगर 10,000 रुपया है, तो उसमें से आपको कितना करना है? 2,000, 3,000, 4,000, उतना कम खर्च करके, ताकि आने वाले समय में भी पैसा बच सके। मित्रों, परिचितों एवं दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये सब एक छोटा सा पॉइंट है प्यारे बच्चों, जो कि अगर आप याद कर लीजिएगा तो यहाँ से आपको 5 नंबर बिल्कुल फिक्स मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। जरूर अब जो है प्यारे बच्चों आपका सेट 3 आएगा, वो भी जल्दी ही सेट 3 आ जाएगा। आप सब प्यार बनाए रखें, यही कहेंगे। और जो बच्चे लाइक नहीं किए प्लीज लाइक करिए, वीडियो को थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर आप सब लाइक करते हैं तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सेट 3 चाहिए या नहीं चाहिए? एक बार कमेंट करिएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।